हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की मोस्ट अवेटेड चैप्टर। इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ भाई, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी उधेड़ के रख देंगे, पहले डेफिनेशंस और उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ। घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सवाल और जवाब सबके तुम्हें हर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर, जिसका नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो तैयार हो जाइए और देखिए क्या होता है। पूरा चैप्टर समझा दूंगा बच्चों, है ना। पेशेंस रखना है, नोट्स साथ में बनाने हैं, पेन कॉपी साथ में रखना है, लिखना है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर का नाम है बच्चों मोस्ट अवेटेड और बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम सीख रहे होंगे, क्या सीख रहे होंगे, चार्ज क्या होता है। तो आप बोलोगे चार्ज क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई नोट्स तो है नहीं, मैं इसके नोट्स भी शेयर करूंगा नीचे। अभी तो हमें सिर्फ कंसेप्ट जानना है कि क्या है इस चैप्टर में। सब सिखाऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ना बच्चों, वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे आराम से। तो ये क्या है चार्ज। चार्ज बच्चों क्या है, चार्ज है, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज प्रॉपर्टी है मैटर की। अब आप बोलेंगे कैसे, और ये मैटर क्या होता है सर। भैया मैटर क्या होता है, ऐसी चीज जो जगह घेरती है। क्या घेरती है, स्पेस घेरती है ना। और जिसका अपना कुछ वजन होता है, जिसका अपना कुछ क्या होता है, वजन। ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस में है, जगह घेरती है, और जिसका अपना क्या है, वजन है, वेट है, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, मैटर कहलाता है। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चों, क्या होती है मैटर की प्रॉपर्टीज आप बताओ। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी पहले क्या होती है, उसका अपना मास हो सकता है, उसका अपना कलर भी हो सकता है, उसका अपना शेप भी हो सकता है, उसका अपना साइज भी हो सकता है। ये सब क्या है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज है, मैटर की। कौन है मैटर, ऐसी चीज जो जगह घेरती है और जिसका अपना मास है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, जैसे कि मास, कलर, शेप और साइज। ये सब जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, मैटर की, है ना बच्चों। इसी तरीके से एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, जिस तरह से ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों वो क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर चीजों को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। और अगर मैं और डिटेल में चलूं बच्चों, तो मैटर की भी किन चीजों की, मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। और एटम किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, है ना। तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैटर की कह लो। और मैटर को भी अगर मैं और अंदर बात को लेके चलूं, तो मैटर के अंदर कौन है, एटम। और एटम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। कौन, चार्ज। ये बात समझ में आई, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, है ना। आई होप समझ में आ गई होगी। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की, है ना, और प्रोटॉन की। अब बच्चों प्रोटॉन तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये तो एटम के, ये एटम का न्यूक्लियस, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, ये तो कहीं जाते नहीं है। कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर वाली शेल में है ना। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें आ भी सकते हैं, ऐसे ही तो होता है एटम के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ना, किसमें से निकल रहा है, देखो यहां पे बताता हूं। ये न्यूक्लियस, ये आपका कौन है, शेल है एटम की, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसमें से निकल रहा है। याद कर लो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो वो बच्चों कैसा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जा रहा होगा। यानी कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसमें से, तो इस पर क्या छोड़ गया, +1 चार्ज छोड़ गया इस एटम के ऊपर, है ना। इसमें से क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आ रहा होगा, +2 चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज में से निकल रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहा है तो इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। कुल मिला के अगर 2 बॉडीज हैं बच्चों, और इनमें से एक में से इलेक्ट्रॉन निकला और एक ने एक्सेप्ट करा, तो जिसमें से निकला है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है चार्ज को लेके। अच्छा, चार्ज को मेजर किस में करते हैं, जैसे मास, भाई एक प्रॉपर्टी है ना, मास मैटर की प्रॉपर्टी है। मास को किस में नापते हैं, केजी में। ऐसे ही मैटर की एक प्रॉपर्टी क्या बताई है, चार्ज। तो चार्ज को किस में नापते हैं, कूलाम में। याद रखना है, चार्ज को किस में नापते हैं बच्चों, कूलाम में नापते हैं। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों किसी भी चीज में से,
तो उस पर चार्ज आ रहा है कैसा, इसमें से निकला है किसी बॉडी में से, तो इस बॉडी पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। किसी और बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है बच्चों। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, वैल्यू कितनी है, तो याद कर लो बच्चों 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है, बस आपको बस इसमें इतना ही समझना है। तो मेन कैरियर कौन है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें चला गया ये इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करके ले जाएगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज ले जा रहा होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है बच्चों, ये इतना इलेक्ट्रॉन जो है इतना चार्ज कैरी करता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ना। तो शॉर्ट में ये लिख देते हैं बस, इसका मतलब इतना चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलता हूं, जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है क्या, आपका करंट। बच्चों करंट करंट करंट, ठीक है ना। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, सपोज कर लीजिए ये एक कंडक्टर है बच्चों, क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी का साइन है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, तो ये जैसे ही आप लगा देते हैं तो क्या होता है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं कंडक्टर के अंदर, ये सब भागना शुरू कर देते हैं बच्चों। कहां स्टार्ट कर देते हैं भागना, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ये निगेटिव है ना, तो सारे किधर भाग रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भाग रहे हैं। तो जब ये भाग रहे होंगे इस तरीके से पूरे सर्किट में ऐसे घूम रहे होंगे, तो जब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे तो क्या बन रहा होगा, करंट बन रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कैरी करके चलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कैरी करके चलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, चार्ज। तो चार्ज फ्लो हो रहा है। एक्चुअल में आप बोलोगे कि सर चार्ज तो कोई चीज ही नहीं है, चार्ज तो प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज प्रॉपर्टी कौन कैरी करके चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरी करके चल रहा है। तो एक्चुअल में कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और अपने साथ चार्ज को भी साथ में लेके चल रहा है। तो करंट क्या हो जाएगा कि इसी में ही देख लो एक बार कि करंट क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि मैंने कहा बच्चों कि यहां से 5 कूलाम चार्ज चला, सपोज कर लो 5 कूलाम चार्ज चला, और ये आपका कितने सेकंड में चला, 1 सेकंड में फ्लो हुआ। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए। जैसे यहां से चले और ये इलेक्ट्रॉन घूमकर यहां पहुंचा, तो जो इसने चार्ज कैरी करा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, करंट बोल देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और बताता हूं, मान लो यहां से 50 कूलाम चार्ज कैरी होके चला, कितना, 50 कूलाम। कौन लेके चला होगा इनको, इलेक्ट्रॉन लेके चले होंगे इस चार्ज को। और मैंने कहा 10 सेकंड में ये चार्ज यहां से एक राउंड यहां तक पूरा कर लेता है 10 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ बच्चों, 50 अपॉन में क्या, 10, यानी कि कितना, 5, यानी कि 5 एम्पियर। करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं बच्चों। तो 5 एम्पियर का चार्ज जो है करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं बच्चों। नापते किस में है, एम्पियर में नापते हैं। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 सेकंड में। जैसे मैंने कहा 5 एम्पियर का करंट है इसमें, तो 5 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। मैंने कहा भाई 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 20 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसी को क्या बोल दिया, 20 एम्पियर बोल दिया बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। आई होप भाई इतनी बात तुझे समझ में आ गई होगी। चलो अब इसके बाद बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सिखाने वाला हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है भाई, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। भाई मैंने ये बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी का काम क्या है बच्चों, ये जो बैटरी लगाई है इसका काम क्या है, इसके अंदर कंडक्टर के कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इन पर चार्ज है, ऐसे है ना बच्चों। तो मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ना, पता है क्या हो रहा है, जब तक बैटरी नहीं थी कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो कोई नेट फ्लो नहीं था इलेक्ट्रॉन्स का, एक दिशा में नहीं चल रहे थे, सब बिखरे हुए थे, सबकी मर्जी थी, कोई इधर रैंडम मोशन कर रहा है, कोई इधर। तो करंट नहीं बन रहा था। करंट कब बनता है बच्चों, जैसे ही मैंने बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी ने क्या काम करा भाई, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि भाई इधर आ जाओ,
एक दिशा में चलो, यहां पर प्लस बैठा हुआ है, इधर चलो सब, ये माइनस के है ना सब इलेक्ट्रॉन, कि इधर को चलो। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहना कि भाई इधर को चलना है, नहीं तो सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस बैटरी का काम वर्क कराने का है। क्या वर्क कराने का, सबको एक डायरेक्शन में चलाने का। ये काम किसने अपने जिम्मे में ले लिया है, इस बैटरी ने ले लिया है। समझ पा रहे हो बैटरी का काम क्या है, नहीं तो सब कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, तो ये करंट नहीं बन रहा है। करंट कब बनेगा, जब चार्ज एक ही डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा हो। तो इसको डायरेक्शन देने का काम किसका है, बैटरी का है। समझ में आई बात। तो जो बैटरी क्या करा रही है, वर्क करा रही है बच्चों, क्या करा रही है, वर्क करा रही है। किसको चलाने में, चार्ज को चलाने में। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क की यूनिट बताओ क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल। मैंने कहा अगर 50 जूल वर्क करना पड़ता है, और मैंने कहा कितने गुलाम को चलाने में, मैंने कहा 10 गुलाम को चलाने में, तो एक गुलाम को चलाने में इस डायरेक्शन में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 50/10, यानी कि एक गुलाम को चलाने में कितना वर्क करना पड़ा वो निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा था, W, जो कि कितना वर्क है, 50 है, 50 जूल। कितने चार्ज को चलाया था, 10 गुलाम को, है ना। तो एक गुलाम को चलाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 50/10, यानी कि W/Q, है ना। जैसे यहां से टोटल वर्क W करना पड़ता है, किसको चलाने में, सारे चार्जेस को चलाने में। चार्जेस कितने हैं, मैंने कहा Q चार्जेस हैं। तो जो वर्क करना पड़ा, W चार्ज, जो वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा बच्चों, है ना, Q चार्ज को चलाने में। तो एक गुलाम को चलाने में कितना करना पड़ेगा, W/Q। इसी को क्या बोलते हैं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कितना वर्क करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को चलाने के लिए। कहां से कहां, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज्यादा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, जो चार्ज, जो मैं करंट और इसमें डिफरेंस बता रहा हूं। अब करंट क्या है, कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, कितना वर्क करना पड़ा बैटरी को एक कूलाम चार्ज को चलाने के लिए, यानी कि W/Q, कितना वर्क करना पड़ा। अगर W वर्क करना पड़ा है Q चार्ज को चलाने में, तो एक गुलाम को चलाने में कितना करना पड़ा होगा, W/Q। ये ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है, जो वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को, है ना, एक गुलाम को चलाने में, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक। और करंट क्या है बच्चों, करंट है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने सेकंड में बच्चों, 1 सेकंड में, उसको क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। भाई ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो भाई मैं आगे लेके चलता हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों, अब हम सीखने वाले क्या है कि अपने पास एक टर्म आएगी जिसका नाम है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अब ध्यान से सुनो। रजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक वायर है बच्चों, ध्यान से समझो, है ना। डेफिनेशन सारी मैं नोट्स में दे दूंगा, अभी पहले टर्म्स को सीख लो, क्या क्या टर्म्स मैं बता रहा हूं। अब देखो क्या है कि इसके अंदर कौन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ इमोबाइल चार्जेस बैठे हुए हैं जो कहीं नहीं जा रहे बच्चों। तो क्या हो रहा है, जब आप बैटरी लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे हैं आगे को, तो बीच में इनको कौन मिल रहे हैं, ये चीज मिल रही है। ये कौन है, ये इमोबाइल, क्या बोला, इमोबाइल आयंस हैं। मोबाइल मतलब चलने वाले, इमोबाइल मतलब जो रुके बैठे हैं। इन रुके हुए आयंस की वजह से, है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है चलने में। ये बार बार क्या होते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। देखो बच्चों, ये मान लो आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, और बीच में कौन आ गए, ये आ गए पॉजिटिव आयन, इमोबाइल, जो कहीं नहीं जा रहे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ को चलेंगे, इनसे टकराएंगे, तो रुकावट आएगी ना, बीच में रुकावट आएगी, ये इलेक्ट्रॉन सही से चल नहीं पाएंगे क्योंकि इनसे टकरा जाएंगे। किन से टकरा जाएंगे, इन आयंस से टकरा जाएंगे बच्चों। तो ये जो रुकावट आई है, इसी को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन मतलब रुकावट, है ना भाई, अपोजिशन, है ना, ऑफर किसने, बाय ए कंडक्टर, किसके लिए, टू फ्लो क्या, चार्ज या फिर करंट, है ना। करंट को चलाने में जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट को ही क्या बोलते हैं, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। अच्छा, मीजर किस में करते हैं बच्चों, इसको ओम में मीजर करते हैं। किस में मीजर करते हैं, ओम में। जैसे मैंने बोला 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि उसका जो रुकावट है करंट को रोकने के लिए, वो 5 ओम की है, समझ गए, 10 ओम की है, 50 ओम की है, ऐसे समझ में आई बात। ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं पीछे पोटेंशियल डिफरेंस की बतानी आपको भूल गया, किस में मेजर करते हैं इसको, वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं बच्चों, याद रखना है, वोल्ट में मेजर करते हैं, है ना। एक बार ध्यान से इसकी थ्योरी को समझ लेगा ना भाई, तुझे दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन। अच्छा, अब मेरा दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, अब मेरा टॉपिक है कि रेजिस्टेंस जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है। अरे भैया, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से वे फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक रास्ता जा रहा है, समझो बात को, एक रास्ता जा रहा है, इसमें बीच में ना एक हाईवे है, और यहाँ पर जो है ट्रक्स खड़े हुए हैं, बीच में ट्रक्स,
रास्ते में खड़े हुए हैं, है ना। अब बेचारा एक एक जो है ना गाड़ी वाला है वो जा रहा है, तो जितना रास्ता लंबा होता जाएगा ये ट्रक बीच में उतने ही ज्यादा आएंगे। तो इस गाड़ी वाले को चलने में क्या आ रही होगी, दिक्कत। पता है अब ये जो गाड़ी वाला है पता है कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो बात को, ये क्या है, ये रास्ता क्या है, वायर है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव आयंस है। समझ पा रहे हो। तो जितना लंबा रास्ता होगा उतनी रुकावटें, उतने ये ट्रक रास्ते में क्या कर रहे होंगे, दिक्कत पैदा कर रहे होंगे। तो ये जो गाड़ी थी इसको चलने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो यहां पर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भी सेम चीजें फेस करनी पड़ती हैं। जितना लंबा तार होगा उतनी उसको रुकावट ज्यादा झेलनी पड़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। बच्चों आई होप समझ में आई होगी बात, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, मेरे हिसाब से अब समझ में आई होगी बात, है ना। अच्छा दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या समझनी है, जितना वाइड रास्ता होगा, जितना चौड़ा रास्ता होगा, ट्रक खड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कोई खास परेशानी नहीं आ रही होगी। यानी कि जितना ज्यादा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों, उतना ही इलेक्ट्रॉन को चलने में आसानी रहती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रुकावट कम हो जाती है। इसलिए बच्चों रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, और भैया आर बराबर रो एल बाई ए। अब सवाल ये कि ये क्या लिख दिया सर आपने, ये क्या है, अरे ये क्या है, मैंने कहा रो बोलते हैं रो, और होता क्या है ये, रेजिस्टिविटी। सिंबल क्या है, रो, है ना, ये क्या है सिंबल, रो, है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। तो ये क्या करता है बच्चों, तो रेजिस्टेंस को अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो लेंथ पे, एक एरिया पे। एक बात और बता दी बच्चों, वो भी ऐड करनी है, क्या, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बोल दिया मैंने, नेचर ऑफ मटेरियल। एक बात बताओ, आप खुद बताओ, एक तो वायर है कॉपर का, उसमें करंट चल रहा है, एक वायर है आपका एल्यूमिनियम का, उसमें करंट चल रहा है, एक वायर है आपका काहे का, कोई और मेटल है कोई सा, जैसे कि लेड, उसमें चल रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि तीनों वायर में लेंथ अगर सेम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम हो, फिर भी मैं ये पा रहा हूं कि जो एक और वायर ले लेता हूं मैं, फोर्थ वायर जिसका नाम सिल्वर है ना। मैंने चार वायर ले लिए बच्चों, एक कौन सा ले लिया, कॉपर का, एक कौन सा ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया एल्यूमिनियम का, समझ पा रहे हो, एक मैंने ले लिया काहे का बच्चों, मैंने एक वायर ले लिया जिंक का, कोई सा भी ले सकता हूं, चार ले रहा हूं, और एक मैंने ले लिया सिल्वर का। तो मैंने पाया कि सबकी लेंथ मैंने सेम ले रखी थी और सबका एरिया भी सेम था, तो सबकी रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए थी, सेम। लेकिन मैंने पाया कि रेजिस्टेंस सबसे कम सिल्वर की मिली। क्यों मिली, क्योंकि भाई इसका नेचर ही कुछ ऐसा है ना, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को डिसाइड करवा रहा है लेंथ और एरिया से अलावा, कौन सा फैक्टर है बच्चों, वो फैक्टर है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कम जितनी होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। रेजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड करेगी कि वो मटेरियल कौन सा है, सिल्वर है तो रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो रेजिस्टेंस सबसे कम है, और रेजिस्टेंस जिसका कम होता है उसमें करंट ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो, क्योंकि जब रुकावट कम होगी तो करंट अच्छा चलेगा। तो ये बात आपको समझनी है। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हो गए जिन पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, एक तो हो गया लेंथ, एक हो गया एरिया, एक हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा एक फैक्टर और रह गया बच्चों, वो है क्या, वो है बच्चों टेम्परेचर। वो क्या है, टेम्परेचर। एक बात बताओ, ये एक वायर है ना बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, और इसके अंदर ये क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं, इमोबाइल पॉजिटिव आयंस। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, इसके अंदर कौन है, और इलेक्ट्रॉन, जब आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा वायर का तो इनका कोलिजन आपस में ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे कोलाइड करने की कोशिश करेंगे, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, है ना, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, तो क्या होगा, टकराएंगे, बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रुकावट ज्यादा हो रही होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स में, इमोबाइल आयंस में क्या आ चुकी है, वाइब्रेशन आ चुकी है, तो जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो चार फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं बच्चों, ओम्स लॉ सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं, ओम्स लॉ। पहले तो ऐसे समझ लो कि ओम्स लॉ का मतलब ये है, आपके घरों में बैटरी होती है ना, बैटरी, है ना, तो ये बैटरी है, तो जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, जितनी बड़ी बैटरी बच्चों उतना ज्यादा करंट होता है कि नहीं, जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही तो ज्यादा करंट होता है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बात है, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई भाई, बैटरी का मतलब क्या, बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बैटरी का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, है ना, तो जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट।
V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V इक्वल्स टू IR। अब बच्चों आपको ऐसे नहीं लिखना, अरे आप ऐसे नहीं लिखोगे कि भाई कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज़्यादा करंट, ये तो समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। आपको तो याद रखना है कि V प्रोपोर्शनल I या फिर V इक्वल्स टू IR। अब थोड़ा सा ना इसको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, है ना, आप इसमें गलती मत करना बच्चों, है ना। डेफिनेशन सुन लो, फॉर ए गिवन वायर, है ना, एक गिवन वायर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट के। अब आप कहोगे कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये तो बड़ी अटपटी सी लग रही है। मैंने कहा नहीं भाई सुन ध्यान से, देखो मैंने क्या करना है, अब मुझे ये तो पता लग गया जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। और यहाँ हमने इसको साइन हटाया, ये आ गया आर, कांस्टेंट हटके क्या आ गया आर, और आर हम पहले पढ़ के आए हैं रेजिस्टेंस, तो हमें तो पता है कि रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाता है। आप बोलोगे कैसे, मैंने कहा हाँ लेंथ से हो जाता था, एरिया से हो जाता था, टेम्परेचर से हो जाता था। तो मैंने यहाँ पर आर जो काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, कांस्टेंट। अरे ये कांस्टेंट कैसे काम करने लगा, अब समझ पा रहे हो, कांस्टेंट तो नहीं करना चाहिए, फिर इसको कांस्टेंट तो फिक्स होता है, इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया। ऐसा तब हो सकता है बच्चों अगर लेंथ और एरिया फिक्स हो जाएं, यानी कि गिवन वायर जब मैंने कह दिया तो वायर की लेंथ और एरिया कैसे हैं, फिक्स हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कह दिया तो भैया टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया है, इट मींस सारे फैक्टर रेजिस्टेंस को बदलने वाले क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, इसलिए रेजिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V प्रोपोर्शनल I और V इक्वल्स टू IR। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए हमने वायर गिवन लिया है और टेम्परेचर भी कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है बच्चों। तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए टेम्परेचर हमने कैसा लिया है, कांस्टेंट लिया है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैं आपसे कहता हूं रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी। आपने ये फॉर्मूला बना लिया है ना, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाऊं बच्चों तो क्या बन जाएगी, आप ही बताओ। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ इसकी 1 मीटर है, तो उस समय पर रो इक्वल्स टू आर, ए कितना हो गया 1, लेंथ कितनी हो गई 1, किसके इक्वल आ गया आर के। तो अगर आपसे कहें कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है बच्चों, रेजिस्टेंस के। कब, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ कितनी हो, 1 मीटर हो। तो रेजिस्टिविटी को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनो बच्चों, इज न्यूमेरिकली इक्वल, क्या होती है, न्यूमेरिकली इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, देख लो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की होती है ना, न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, ऑफ ए वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना है क्रॉस सेक्शन का एरिया, अरे बोलो भाई कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितनी है वायर की, 1 मीटर है। तो आप क्या बोल देंगे उसको, रेजिस्टिविटी बोल देंगे। ये एग्जाम में आ जाती है कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो क्या लिखोगे आप, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल किसके, रेजिस्टेंस के। ये हो रही है ना यहाँ पे इक्वल, कब हो रही है, ऑफ ए वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज क्या बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितनी, 1 मीटर। इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, क्या होता है रेजिस्टेंस, ये सीरीज में लगाना सिखा रहा हूं, ये ना ये पेपर में आता है। क्या बनानी है हमें, एक्सप्रेशन बनानी है, किसकी एक्सप्रेशन बनानी है, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बनाना सीख रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, इन सीरीज। अब आप बोलोगे सर ये सीरीज क्या होता है, ध्यान से सुनो बच्चों। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ना, जैसे कोई बल्ब है इस तरह का, है ना, कोई बल्ब है तो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। बैटरी का क्या सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल ये होता है प्लस और माइनस। स्विच का क्या सिंबल होता है, की का, ये होता है, ये डॉट लगा दी है तो करंट ओपन है, यानी कि करंट चल रहा है ना, स्विच जो है ऑन है। और अगर मैंने यहाँ से डॉट हटा के बस ऐसे बनाया तो यानी कि मैंने कनेक्शन बीच में से तोड़ रखा है, ये स्विच ऑफ है ना। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। अब अपना ये डेरिवेशन है, तो अपने पास 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब का मतलब 3 रेजिस्टेंस है ना। तो बच्चों ये आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, R3। ऐसे तीनों रेजिस्टेंस लाइन से लगे हुए हैं, देखो है ना, ये और ये, तो ये तीनों ऐसे लगे हुए हैं बच्चों। ये बैटरी है, ये की है, ऐसे लगे हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है कि तीनों का रेजिस्टेंस कंबाइन कितना होगा, उसका हमें बच्चों एक्सप्रेशन बनाना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, जब सीरीज में होते हैं तो करंट सेम रहता है, याद कर लो। जब सीरीज में होंगे तो करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी।
जैसे जैसे बच्चों ये आपकी V वोल्टेज है तो इसमें V1 जाएगी, इसमें V2 जाएगी, इसमें V3, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है वो कौन है, करंट या वोल्टेज? वोल्टेज है। तो जो चीज डिवाइड होती है उसको लिखना होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 बच्चों। अब यहां पर क्या हो जाएगा, V को क्या लिख लोगे आप, ओम्स लो, IR1। अब आप कहोगे कि I क्यों लिखा सर? भाई I तो तीनों का सेम रहेगा ना, अभी बताया ना मैंने। तो मेन इक्वेशन तो आपको वो लेनी होती है जो चीज डिवाइड हो रही है। ध्यान से सुन लो, अगले वाले डेरिवेशन में भी काम आ रही होगी बच्चों। जो चीज डिवाइड हो रही है, क्या डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज, है ना। तो IR1, IR2, IR3, ये क्या है? ये कंबाइन वोल्टेज है तीनों की मिला के। तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I, और यहां क्या लिख सकता हूं, R इक्विवेलेंट, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों को मिला के बना हो, है ना। यहाँ पे टोटल वोल्टेज है ना, तो टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। और इसके बराबर में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये अपना लिखा हुआ है IR1, IR2, है क्या नहीं बच्चों, और IR3। क्या कॉमन आ जाएगा तीनों में से? तीनों में से क्या कॉमन आ रहा होगा? तो तीनों में से I कॉमन आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये I बाहर आ गया ऐसे, ठीक है बच्चों, ये आ गया, I से I कैंसिल हो गया। तो R बराबर या R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, समझ लो, एक बार देख लो। डिवाइड क्या हो रहा था, वोल्टेज, तो मैंने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लगाया, ओम्स लॉ लगाया, और तुरंत ही आंसर पाया। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज के लिए है बच्चों। अब हम किसके लिए कर रहे होंगे, पैरेलल के लिए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चों, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपके पास तीसरा रेजिस्टेंस, ये ऐसे लगे। मैं देखो आप एक बात नोट कर रहे हो, ये नाम दे देता हूं R1, ये क्या था R2, ये क्या था R3। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, ये वाला सिरा देखो, ये वाला देखो, सबके लेफ्ट हैंड यहां के जुड़ रहे हैं, सबके राइट हैंड यहां के जुड़ रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सबके लेफ्ट हैंड एक साथ जुड़ गए, सबके राइट हैंड एक साथ जुड़ गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों। और यहां पता है क्या डिवाइड होता है, आप बताओ क्या डिवाइड होता है? यहां पर वोल्टेज नहीं बढ़ती। क्या नहीं बढ़ती, याद कर लो, क्या नहीं बढ़ती बच्चों? यहाँ पे, यहां वोल्टेज नहीं बढ़ती भाई, वोल्टेज नहीं बढ़ती। यानी कि अगर आपने V वोल्ट लगाई है, अगर आपने क्या लगाई है बच्चों, V वोल्ट लगाई है यहाँ पर, तो यहाँ भी V जाएगी, यहाँ भी V जाएगी, और यहाँ भी V जाएगी, वोल्टेज सेम रहती है। करंट बट जाता है, जैसे अगर आपने यहां से करंट दिया I, तो I1 इस ब्रांच में चला गया, I2 इस ब्रांच में चला गया, और I3 इस ब्रांच में चला गया। तो बट कौन रहा है, करंट। तो आप इक्वेशन भी तो ऐसे ही बनाएंगे ना, I इक्वल्स टू, जो बटता है उसकी इक्वेशन बनाते हैं, ये बन गई। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं बच्चों, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर I1 इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा, V अपॉन R1, वोल्टेज तो सेम रहेगी ना। ऐसे ही I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, और तीनों वैल्यू को इसमें फेंक देंगे, जो चीज बढ़ती है उसमें रख देंगे। समझ में आया? तो बहुत अच्छी बात है। तो I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3 बच्चों। तो अब मैं, ये मेरी मेन इक्वेशन है, इसमें रख देता हूँ। समझ पा रहे हो, है ना भाई? इसके नोट्स में अलग से दे दूंगा, अभी इसको बस समझ ले कि क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूँ। ऐसे लिख दूंगा, अरे ऐसे लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, है ना, लिख देंगे। अब जहां ये I है, ये टोटल I है, तो टोटल V बराबर टोटल I इंटू टोटल R, तीनों का मिला के, ये तीनों का मिला के बता रहा हूं मैं। तो I बराबर V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जहां I लिखा हुआ है, यहां पर आप क्या लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V अपॉन, V कॉमन निकाल लूं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 भैया, प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V कैंसिल हो रहा होगा। तो अपने पास जो इक्वेशन आ रही होगी, 1 अपॉन R इक्वल्स टू क्या आ रही होगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये अपनी इक्वेशन आ रही होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई? चलो, ये आपको याद रखना है। अब एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों, सीरीज में अगर मान लो 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस दे दिए मैंने, तो कितना रेजिस्टेंस बन के आएगा आपके हिसाब से? देख लो कितना आएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो सीरीज का फॉर्मूला है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना बन के आया, 6 ओम। लेकिन वहीं बच्चों, लेकिन वहीं पर अगर ये 2 ओम वाले पैरेलल में लगे हुए होते तो कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं पैरेलल में। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा बताओ, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इक्वल्स टू 3R, R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो यानी कि लगभग जब आप इसे सोल्व करोगे 0.6 के समथिंग आ रहा होगा। तो आपने देखा ये 2 ओम वाले जब सीरीज में लगाए थे तो कितना आया था, कितना आया था बच्चों, 6 आया था, और अब क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। इट मीन्स पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बात आपको क्या रखनी है,
याद रखनी है। अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांटेजेस क्या हैं, काहे में हमारे घरों में कैसे लगे हुए होते हैं सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल में लगे हुए होते हैं। आप कहोगे सर ऐसा तो कहीं नहीं होता, कैसे समझे भाई, एक बात बताओ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपके घरों में ये दो वायर आ रहे हैं, ठीक है। अब जो ये दो वायर आ रहे हैं, इनमें से एक तार यहां से निकाला, एक तार यहां से, यहां पर पंखा चला दिया, यहां से दूसरा एक वायर लिया, एक वायर लिया, यहां से फ्रीज चला दिया, यहां से एक वायर लिया, यहां से एक वायर लिया, यहां से आपने इन्वर्टर चला दिया। तो आपने देखा कि सारे इस लाइन पे जुड़े हुए हैं, सबके एक के तार, और सारे दूसरे वाले इस लाइन पे जुड़े हुए हैं ना। एक एक तार तो देखो इस लाइन से आ रहा है और दूसरा तार इस लाइन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, ऐसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, अब इनमें से अगर इसका तार टूट जाए, कोई से भी एक का, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, ये मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये था, यहाँ पे पंखा चल रहा था, यहाँ से जो था एक तार यहाँ से, एक तार यहाँ से, यहाँ पर फ्रीज चल रहा था। अगर आपका पंखे का तार टूट जाए तो सप्लाई आगे तो चलती रहेगी ना, आगे तो सप्लाई चलती रहेगी, है ना। इसी का तो तार टूटा है ना, इसका, है ना। तो ऐसे चलती रहेगी सप्लाई। इट मीन्स अगर एक कोई भी एप्लियंस खराब हो जाता है तो और जितने भी एप्लियंस हैं उनमें लगातार सप्लाई चलती रहेगी। तो यानी कि दे कंटिन्यू टू वर्क इफ इनमें से कोई एक खराब हो जाए। तो पहली एडवांटेज ही समझ में आई कि अगर कोई बल्ब या कोई एप्लियंस खराब हो जाता है, अदर विल कंटिन्यू टू वर्क, वे चलते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, बोलो, कम हो जाता है। तो सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई आपकी ऑटोमेटिक क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। भाई करंट तो बढ़ जाएगा ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस पैरेलल में घटता है, अभी पीछे दिखाया था मैंने, तो करंट की सप्लाई जो बाहर से आ रही है वो बढ़कर आएगी। तीसरी बात, वोल्टेज पैरेलल में सबको कैसी जाती है, सेम जाती है। और हमारे घरों में वोल्टेज कितनी आती है, 220, इस पर 220 वोल्ट, इस पर 0। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है दोनों वायर के बीच में, 220। तो सारे वायर्स को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, 220। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर एडवांटेजेस पैरेलल में लगाने की, एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे बल्ब चलते रहेंगे। दूसरा, ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है तो करंट की सप्लाई बढ़ जाती है। तीसरा, सब पर वोल्टेज कैसी जाती है, सेम जाती है। ये आपकी एडवांटेजेस हो गई हैं। किसकी हो गई एडवांटेजेस, कनेक्टेड इन पैरेलल हो गई है। अब बच्चों क्या आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे क्या, करंट अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बच्चों, है ना। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है कि करंट जब किसी वायर में चलता है तो क्या बनाता है, हीट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, हीट। बहुत अच्छे से सीखता जा भाई, ये सारी चीजें काम आ रही होंगी। मैं आगे जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमारा टॉपिक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है बच्चों, कि जो हीट बन रही होगी वायर में, जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतनी ज्यादा हीट बन रही होगी, सीधी सी बात है। जितना ज्यादा इसका रजिस्टेंस होगा, आप कहोगे इससे क्या मतलब हुआ सर। भाई एक बात बताओ, एक तो सादा वायर है, कॉपर का वायर है, और आपने देखा होगा जो हीटर होता है, हीटर के अंदर ऐसे नाइक्रोम का वायर लगा हुआ होता है, ऐसे, है ना। तो आपने जैसे इसमें करंट दिया ना, ये ग्लो करता है एकदम से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसमें हीट बहुत ज्यादा बनती है। अब आप कहोगे जो इसको कनेक्ट करने वाला वायर था, जो प्लग में जा रहा था, ये है ना कॉपर का वायर, क्या ये गर्म हो गया था, नहीं, ये गर्म हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये नाइक्रोम का वायर है, और ये कैसा था, ये आपका कॉपर का वायर का। तो जो हीट बनती है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। तीसरी बात आपने देखा होगा कि पंखे में ज्यादा टाइम तक आप बिजली दे दो तब भी तो हीट बनती है, तो टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें, I² RT, ये आपका हीट का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। भाई थोड़ा सा लेंदी हो सकता है चैप्टर, लेकिन भाई सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। चलो अब इसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, पावर की बात कर रहा हूँ, पावर की। व्हाट इज पावर, पावर होता है कि कितनी, मान लो एक बल्ब है बच्चों, इस बल्ब ने कितनी एनर्जी ली, है ना, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, है ना। कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। जैसे 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करी 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी करी, 50/10। ये इसकी पावर है। ये क्या कहलाएगी भाई, इसकी पावर कहलाएगी। जैसे तुमने सुना होगा ना घर पे कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, इसका मतलब क्या है कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करी बच्चों, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसी को पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकंड। अगर ई एनर्जी कंज्यूम करी T सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी करी कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम। और इसको नापते किस में है, या तो आप बोल दो जूल पर सेकंड, या फिर दूसरा नाम बच्चों क्या बोल दो, वाट। वोल्ट नहीं है, वाट है, वाट। तो ये होता है आपका पावर का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब पावर के कुछ और फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि VI, जैसे कि
आई स्क्वायर आर, जैसे कि वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बच्चों इसमें कुछ नहीं करना आपको, ऐसे के ऐसे ही क्या करने पड़ेंगे बच्चों, याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं पावर के। तो 4 फॉर्मूले पावर के आपको याद रखने हैं। पावर की यूनिट बता दी है, वाट होती है, एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड हम इसको बोलते हैं। और क्या बच्चों, ये थोड़ा सा मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई चीज यहां पर मैं मिस नहीं कर रहा हूं। ध्यान से इसको समझते जाओ और फिर देखो कितना अच्छे से न्यूमेरिकल भी होंगे और इस चैप्टर में नंबर भी आएंगे। तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चों, एक बात और बता देता हूँ, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम है। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, एक एनर्जी का फॉर्मूला भी बन गया, पावर इनटू टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पावर किस में नापते हो आप, अभी बताया वाट में नापते हो, टाइम किस में नापते हो, सेकंड में। लेकिन अगर मैं बड़ी यूनिट की बात करूं तो पावर किस में नापोगे, किलोवाट में, और टाइम किस में नापोगे, आवर्स में। तो किलोवाट आवर, व्हाट इज किलोवाट आवर, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये एनर्जी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की, है ना, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, आपके घरों में जो सप्लाई आती है ना लाइट की, कहते हैं ना 5 यूनिट खर्च हो गई, यानी कि 5 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हो गई है। ये बात आपको याद रखना है कि किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, इसको यूनिट भी बोल देते हैं, है ना, कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, है ना। कभी अपने मीटर पर देखना, जो बाहर मीटर होता है ना, उस पर लिखा होता है KWH, यानी कि ये एनर्जी की यूनिट है। अब आप बोलोगे एनर्जी की यूनिट है तो भाई 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, जूल भी तो होती है ना एनर्जी की यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। ये भी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब ठीक है बच्चों, इसमें मैंने आपको मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया होगा वो हम क्वेश्चंस में ले लेंगे। आई होप इस चैप्टर की थ्योरी में तुझे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको अच्छे से देख लिया, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया और फिर नोट्स से डेफिनेशंस वगैरह याद कर ली और ये डेरिवेशन पढ़ लिए, तो बहुत ज्यादा काम बढ़िया हो जाएगा और नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में मिलूंगा विद क्वेश्चंस के साथ, और कुछ इसमें जो भी टॉपिक और हैं वे, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको नीचे जरूर जल्दी ही मिल जाएंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि और बच्चों को भी इसमें फायदा मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।